हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट गुरुकुल में। इसके पहले हम लोगों ने मेजरमेंट, मापन और बीमा निकालना सीख लिया था। आज के इस वीडियो में हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा जाएगा, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है और इनका जोड़ कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। भौतिकी में या भौतिकी के नियमों को सही रूप से लागू करने के लिए राशियों को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है सदिश राशि, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा होता है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। इसमें परिमाण चाहिए और परिमाण के साथ दिशा भी होनी चाहिए, उसे हम सदिश राशि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें, जैसे हो जाए विस्थापन। विस्थापन, कोई भी वस्तु कितना दूर विस्थापित हुई ये हमको पता होता है, 5 मीटर, 2 किलोमीटर, ये उसका विस्थापन हो गया। इसके साथ इसका विस्थापन का हमारे पास दिशा हो कि 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में विस्थापित हुई, तो हमारी क्या होगी? सदिश राशि हो गई। जब दूरी के साथ दिशा आ जाएगा तो सदिश राशि हो जाएगी। तो विस्थापन हो गया, वेग, वेग, संवेग, आवेग, बल, भार, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। अदिश राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे तापमान हो गया। भाई तापमान के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे बोल दिया हमने 23 डिग्री सेल्सियस, इसमें किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। 23 डिग्री सेल्सियस सिर्फ इसका ये परिमाण हो गया। द्रव्यमान 5 किलोग्राम। अब 5 किलोग्राम किधर? हमें दिशा की आवश्यकता है नहीं, ये 5 किलोग्राम द्रव्यमान हमको इसके बारे में पता चल गया, पूरी जानकारी हमको यहीं से मिल गया, तो ये क्या हो गया? द्रव्यमान अदिश राशि हो गई। सिर्फ इसमें परिमाण की आवश्यकता है। द्रव्यमान के साथ समय 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 दिन, 4 दिन, ये समय क्या है? समय हमारा अदिश राशि है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लंबाई, लंबाई, दाब, ऊर्जा, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, ये सब हमारी क्या? अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां, अदिश राशियां। विद्युत धारा के बारे में देख लेते हैं हम। विद्युत धारा, विद्युत धारा के पास परिमाण होता है। भाई हमको पता होता है 2 एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की धारा। विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, लेकिन विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास परिमाण और दिशा तो होती है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज या त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। भाई अदिश राशियों को हम लोग साधारण बीजगणितीय विधि से जोड़ लेते हैं। जैसे इसमें अगर तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है और 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमें आपस में जोड़ना है तो हम डायरेक्ट ऐसे सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ लेंगे। 25 और 23 मिलके 48 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा अपने पास। लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं उन्हें सामान्य बीजगणितीय विधि से हम नहीं जोड़ सकते। उसके लिए हम या तो समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ेंगे या त्रिभुज के नियम का पालन करते हुए हम लोग इसको जोड़े या घटाएंगे।
तो इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज या त्रिभुज विधि से नहीं जोड़ा जाता है, ये साधारण बीजगणितीय विधि से जोड़ लिया जाता है। इसीलिए विद्युत धारा अदिश राशि होती है, विद्युत धारा अदिश राशि है। अब मान लीजिए यहाँ पर इधर से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से यहाँ पर 4 एम्पियर का, तो इस पॉइंट से इधर हम कहें कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो 3 4 7 एम्पियर की धारा इधर जा रही होगी। तो साधारण बीजगणितीय विधि से हमने जोड़ लिया इसको, इसलिए हमारा विद्युत धारा क्या होती है, अदिश राशि होती है, सदिश राशि नहीं होती है। इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन ये अदिश राशि है। सदिशों का निरूपण। सदिश को कैसे दिखाया जाता है? सदिश को तीर के माध्यम से दिखाया जाता है। ये तीर का हेड होता है और ये टेल होता है, ये पूंछ होता है और ये शीर्ष होता है। जो शीर्ष होता है, हेड होता है, ये दिशा को बतलाता है। सिर या हेड या शीर्ष जो होगा वो उसके दिशा को बतलाता है। और इस तीर की जो लंबाई होती है, तीर की लंबाई परिमाण को बतलाता है, तीर की लंबाई परिमाण को बताता है। और उसका जो शीर्ष होता है वो डायरेक्शन को बतलाता है, दिशा को बतलाता है। अगर हमें किसी भी राशि को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हम लिखते हैं वेक्टर ए इस तरीके से, वेक्टर बी इस तरीके से लिखा जाएगा। अब बीजगणितीय विधि से देख लिया हमने। अब हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। दो वेक्टरों को आपस में जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए आपके पास यह एक वेक्टर ए है और यह एक वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टरों को आपको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए पहले हम इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को खींच लेंगे। हमने मान लिया वेक्टर ए को खींच लिया। दूसरा जो वेक्टर होगा, दूसरे वेक्टर के टेल को इसके हेड से मिलाते हुए हम खींचेंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जितने कोण पे इसका झुकाव होगा उतना ही कोण पे यहाँ खींचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसका हम 36 के साथ देख लेंगे कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो जितना भी बनाएगा इसका हम 36 के साथ उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वेक्टर बी खींच दिया हमने। तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। अब वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा परिणामी वेक्टर आर, जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टरों को जोड़ लेते हैं। दो वेक्टर हमारे पास पता हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, परिणामी वेक्टर या परिणामी वैल्यू होता है आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है। बी वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण है। और थीटा ए वेक्टर ए का परिमाण, बी वेक्टर बी का परिमाण, थीटा है ए व बी के, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण है। वेक्टर ए व बी के बीच का कोण है। जैसे यह वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर हमने इस तरीके से खींच दिया बी, तो इनके बीच का कोण ये थीटा है। तो यहाँ से हम लोग निकाल, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ से हमसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब जैसे कोई वेक्टर दे दिया जाए आपके सामने, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसका हमको परिमाण निकालना हो। किसी भी वेक्टर का अगर हमें परिमाण निकालना है
वेक्टर ए का परिमाण, इसे हम दिखाएंगे वेक्टर ए मॉड से। तो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, एक्स वाई जेड एक्सिस पे जो इसके वैल्यू हैं उनकी वैल्यूओं का वर्ग करके जोड़ करके वर्गमूल निकाल लेते हैं तो उसका परिमाण मिल जाता हमें। तो हो जाएगा 4 + 9 + 16 29, इसका परिमाण मिल जाएगा 29। तो किसी भी वेक्टर का परिमाण हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां से दो वेक्टरों का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है और मिनिमम मान कितना हो सकता है। अगर हम मैक्सिमम निकालें, अधिकतम मान कितना होगा। ये जो वेक्टरों का परिणामी है वो कोण पर निर्भर कर रहा है। तो कोण के मान का cos थीटा का मान अगर अधिकतम होगा तो परिणामी वेक्टर r का मान हमें अधिकतम प्राप्त होगा। अगर जो यह न्यूनतम होगा तो हमें न्यूनतम वैल्यू मिलेगा। तो cos थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, cos थीटा का मैक्सिमम मान +1 होता है। और +1 किसके लिए होता है, cos 0 के लिए। तो अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। और थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब दोनों वेक्टर समानांतर होंगे और एक ही दिशा में होंगे। अगर दोनों वेक्टर समानांतर होंगे, एक ही दिशा में होंगे, तो इन वेक्टरों का जो परिणामी मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। कितना हो सकता है, आज देख लेते हैं। तो r बराबर हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos 0। तो r बराबर हो जाएगा √a² + b² + 2ab, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो a² + b² + 2ab, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन जा रहा है। तो यहाँ से मिल जाएगा a + b का होल स्क्वायर अंडर में, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो r बराबर मिल जाएगा a + b। तो परिणामी वेक्टर r का मैक्सिमम मान क्या होगा, दोनों वेक्टरों के परिमाणों के योग के बराबर होगा। मिनिमम वैल्यू इसका निकाल लेते हैं। मिनिमम मान कितना होगा, cos थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है। cos थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है। कितने के लिए होता है, 180 डिग्री के लिए। तो cos थीटा का मान 180, cos 180 डिग्री के लिए न्यूनतम होता है। तो थीटा कितना रखेंगे हम यहाँ से, 180 डिग्री रखेंगे तो हमें इसका न्यूनतम मान मिलेगा। तो यहाँ से निकालें अगर हम r बराबर √a² + b² + 2ab cos 180। तो ये हो जाएगा r बराबर √a² + b² - 2ab। cos 180 का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r बराबर √a - b का होल स्क्वायर, r = a - b। न्यूनतम मान दोनों वेक्टरों के अंतर के बराबर होगा और अधिकतम मान दोनों वेक्टरों के योग के बराबर होगा। आइए इस पर एक क्वेश्चन से देखते हैं हम। 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल हैं। 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बलों का परिणामी क्या नहीं हो सकता है। 5 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो बलों का परिणामी कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। 8, 6, 1 या 7।
इनमें से क्या नहीं हो सकता है। हमें पता है कि अगर दो वेक्टर हैं इनको जोड़ा जाएगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, दोनों के योग के बराबर, 5 3 8। मैक्सिमम आर मैक्सिमम कितना होगा, 8 हो सकता है। और कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम अगर हम इसका निकालें तो दोनों के अंतर के बराबर 2 हो सकता है। तो अधिकतम इसका वैल्यू 8 हो सकता है और न्यूनतम इसका वैल्यू 2 हो सकता है। 2 से कम नहीं हो सकता है और 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कौन संभव नहीं है, कौन नहीं हो सकता है, 1 इसका वैल्यू नहीं हो सकता। 8 से कम 6 7 हो सकता है। 8 से ज़्यादा में अगर विकल्प रहता, यहाँ 10 रहता 9 रहता, तो 8 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता था। अब हम देखेंगे यहाँ से सदिशों का जोड़, सदिशों को जोड़ेंगे या सदिशों का गुणन देख लेते हैं यहाँ से हम लोग। सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। एक सदिशों का अदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग सदिशों का सदिश गुणन, अदिश गुणन और सदिश गुणन। सदिशों का अदिश गुणन को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट, इसे कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। अदिश गुणन को हम डॉट गुणन भी कहते हैं, इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट, डॉट दिखाते हैं यहाँ पर। इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसे क्रॉस गुणन का चिन्ह लगाते हैं। अगर दो वेक्टर हैं, उन दो वेक्टरों को डॉट गुणन से जो डॉट गुणन किया जाए, उन दो वेक्टरों का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसका वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टरों का डॉट गुणन क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टरों का क्रॉस गुणन किया जाए, सदिश गुणन किया जाए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिलेगा आपको ए बी साइन थीटा एन कैप। ये इसका क्रॉस गुणन मिल जाएगा। डॉट गुणन ए बी कॉस थीटा और क्रॉस गुणन ए बी साइन थीटा। अगर दो वेक्टरों का डॉट गुणन किया जाता है या अदिश गुणन से जो राशि प्राप्त होती है वो अदिश राशि होती है। अदिश गुणन से अदिश राशि प्राप्त होती है और सदिश गुणन से जो राशि प्राप्त होती है वो सदिश राशि होती है। अदिश गुणन से अदिश राशि प्राप्त होती है और सदिश गुणन से सदिश राशि प्राप्त होती है। अगर हम इनका डॉट गुणन करते हैं, डॉट गुणन को आई जे के पदों में अगर ये वैल्यू दिया हुआ है, जैसे वेक्टर ए इक्वल टू 6i कैप प्लस 7k कैप प्लस 7j कैप 8k कैप, ये दिया हुआ है। और वेक्टर बी बराबर दिया है 8i कैप 9j कैप प्लस 10k कैप। हमको डॉट गुणन अगर करवाना है यहाँ से, तो सेम का वैल्यू वेक्टर आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, इसका वैल्यू सदैव 1 होता है। अगर उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ गुणन किया जाएगा, डॉट गुणा किया जाएगा, तो उसका वैल्यू 1 आएगा। और किसी अन्य के साथ कराया जाएगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा। आई डॉट जे
या जे डॉट आई डॉट गुणन में हम चाहे पहले वाले को बाद में लिखें चाहे बाद वाले को पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्रॉस गुणन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डॉट गुणन जो होता है क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है और क्रॉस गुणन क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। आई कैप, के कैप, जे कैप, के कैप, ये जिनका भी विपरीत वाले होंगे अगर आपस में गुणा किया, विपरीत नहीं, दो भिन्न भिन्न का आपस में अगर डॉट गुणन किया जाएगा तो उसका गुणनफल 0 आएगा, इस तरह से। और इसमें जो होगा सेम सेम का गुणा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के का वैल्यू 0 होगा। और बाकी के साथ अगर गुणा किया जाता है तो उसका वैल्यू आई डॉट जे का वैल्यू आएगा के। आई और जे का गुणन होगा तो के आएगा। अगर यही जे क्रॉस होगा, ये जे क्रॉस के होगा या आई क्रॉस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई होगा तो इसका वैल्यू माइनस के होगा। इन तीनों को आई जे और के को, आई जे और के, अगर हम ऐसे चलते हैं तो क्लॉकवाइज होगा, अगर हम ऐसे चलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब क्लॉकवाइज चलेंगे, जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वैल्यू निगेटिव में लिया जाएगा। अब आई और जे मिलेगा के, 2 का गुणा होगा तो तीसरा मिलेगा हमें। आई और जे में क्या मिल जाएगा, के मिलेगा। हमने क्लॉकवाइज चला, हमने पॉजिटिव लिया है। जे और आई एंटी क्लॉकवाइज चल गए तो हमें माइनस के मिल जाएगा। इस तरीके से हम सारे का निकाल सकते हैं। अगर जो दो वेक्टरों को क्रॉस गुणन किया जाए, आइए पहले क्वेश्चंस बनाते हैं कुछ इस पर। पहले अदिश गुणन का क्वेश्चन देखा जाएगा। दिया है वेक्टर ए 3i कैप 4j कैप 5k कैप। वेक्टर बी बराबर दिया है 5i कैप 6j कैप और 7k कैप। इन दोनों वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्या होगा। वेक्टर ए इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इक्वल टू इतना, इसका हमें अदिश गुणन बताना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बतलाना है हमें। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बतलाने के लिए इन दोनों का आपस में डॉट गुणन करेंगे। हमें पता है सेम सेम का वैल्यू 1 आएगा, बाकी किसी के साथ अगर किसी का गुणा होगा तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो 5 तियाँ 15, 6 चौक 24, 7 पंजे 35, इन सभी को आपस में जोड़ लिया जाए। 15, 24, 39, 40, 70, 74, 74, इनका कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। इन सबको आपस में अगर इनका डॉट गुणन किया जाएगा तो हम इसको डिटेल भी करके देख सकते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। इसका इसके साथ गुणन करेंगे तो 5 तियाँ 15, i कैप का वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस, अब इसका किसी और के साथ गुणा करेंगे तो i का j के साथ, i का k के साथ, इन सब का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका इसके साथ 0 आएगा, इसका इसके साथ 24 आएगा,
और इसका इसके साथ के साथ 0 आएगा, के का आई के साथ 0 आएगा, के का जे के साथ 0 आएगा, के का के साथ 35 आएगा। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 5 14, 2 2 4 3 7, 74। चाहे हम इस प्रकार से करें चाहे इस डिटेल से करें, हमारा आंसर वही आने वाला है। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगता है, वस्तु बल की दिशा में 60 डिग्री कोण पर 4 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो वस्तु पर किया गया कार्य बताना है। एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है, ये वस्तु है। इस वस्तु पर जो बल लग रहा है वो 50 न्यूटन का, फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है 50 न्यूटन का, और यह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री कोण पे बल लग रहा है। और वस्तु बल की दिशा में, जिधर बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापित हो रही है कितना, 4 मीटर। तो इस वस्तु पर किया गया हमको कार्य बताना है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। जब अदिश राशि है तो इसमें कौन सा गुणन होगा, डॉट गुणन होगा। कार्य किसे कहते हैं, बल और विस्थापन के, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है। एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एफ डी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। एफ 50 न्यूटन, डी 4 मीटर और कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 50 गुणे 4 गुणे 1/2, 100 जूल। यहाँ से आंसर हमारा कितना आ जाएगा जी, 100 जूल। इस वस्तु पर किया गया कार्य 100 जूल होगा। दो वेक्टर, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दो वेक्टर है P बराबर वेक्टर P बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर Q बराबर दिया है, वेक्टर Q बराबर 8i कैप प्लस 6j कैप। तो वेक्टर P और Q के बीच का कोण बताना है। वेक्टर P व वेक्टर Q के बीच का कोण कितना होगा। वेक्टर P बराबर इतना, वेक्टर Q बराबर इतना, तो वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का कोण कितना डिग्री आएगा ये हमको बतलाना है। इसको बतलाने के लिए पहले हम वेक्टर A का परिमाण निकालना है। वेक्टर P का परिमाण निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 5 आ जाएगा। Q का परिमाण निकालेंगे हम, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 64 36 100, और इसका वैल्यू आ जाएगा 10। P का परिमाण निकल गया, Q का परिमाण निकल गया। अगर हमारे पास Q का वैल्यू आ गया और P का वैल्यू आ गया, इनके बीच का कोण निकालना है। हमें पता है कि वेक्टर P अदिश गुणन है, तो वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू होता है PQ कॉस थीटा। ये थीटा हमको चाहिए। इसका वैल्यू पुटअप करें यहाँ से, 3i कैप प्लस 4j कैप, 8i कैप प्लस 6j कैप, P का वैल्यू 5 गुणा 10 कॉस थीटा। इसका इसके साथ गुणन करेंगे 24 हो जाएगा, इसके साथ गुणा करोगे 0 आएगा, तो इसको छोड़ दो आप। इसका इसके साथ 0 आएगा, इसके साथ 24 आएगा, बराबर 50 कॉस थीटा। 24 24 48, 48 बराबर 50 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर मिल जाएगा 48/50 का, 24 25,
तो कॉस थीटा बराबर मिल गया 24/25 का। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स 24/25। उनके बीच का जो कोण होगा वो कॉस इनवर्स 24/25 होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। दो बल एक 4 न्यूटन का है और एक 5 न्यूटन का है। दो बल हैं 4 न्यूटन और 5 न्यूटन के, जो कि एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर लगे हैं। तो इनका हमें सदिश गुणन बतलाना है। सदिश गुणन कितना होगा? तो अगर हम इन दो बलों का सदिश गुणन निकालें तो हमें फॉर्मूला पता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो ए का वैल्यू 4 × 5 और साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो 4 × 5 × 1/2, 2 दूना 4। यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 जूल। दोनों के बीच का, दोनों बलों का परिणामी जो आएगा या दोनों बलों का डॉट गुणन क्रॉस गुणन कितना होगा 10 जूल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दो सदिशों के सदिश गुणन और अदिश गुणन आपस में बराबर हैं, तो उनके बीच का कोण बताना है। दो सदिशों के सदिश गुणन और अदिश गुणन बराबर हैं। सदिश गुणन क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। तो इन दोनों के बीच का हमें कोण बतलाना है कि कोण कितना डिग्री का होगा। अगर हम इसे करेंगे सॉल्व तो ए बी साइन थीटा होगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो ए बी कॉस थीटा होगा। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइन थीटा, इसको इधर भेज देंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम टैन थीटा कहते हैं। टैन थीटा का मान आ गया 1। तो टैन के किस मान के लिए इसका वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टैन थीटा इक्वल टू टैन 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। जब दोनों वेक्टरों का क्रॉस गुणन और डॉट गुणन सेम आ रहा है तो दोनों वेक्टरों के बीच का जो कोण होगा वो 45 डिग्री का होगा। एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन से √3 गुना है। दो सदिशों का सदिश गुणन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दो सदिशों का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन से √3 गुना है। अदिश गुणन क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका ए √3 गुना हो जाएगा। तो अगर इसमें √3 का आप गुणा कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। फिर से इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ए बी साइन थीटा बराबर ए बी कॉस थीटा √3। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टैन थीटा हो जाएगा, और टैन थीटा का मान √3 हो जाएगा। टैन का किस मान के लिए इसका वैल्यू √3 आता है? तो 60 डिग्री के लिए। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक और क्वेश्चन इसका बना लेते हैं, फिर चैप्टर को समाप्त किया जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बतलाना है हमें। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर
बी बतलाना है। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका जब भी जवाब आएगा आई, जे और के पदों में ही आएगा। इसे हम लिख लेंगे इस तरीके से, आई, जे और के। आई के नीचे आई वाले के वैल्यू को, जे के नीचे जे वाले वैल्यू को और के नीचे के वाले वैल्यू को। इसका ए क्रॉस बी का जो एक फॉर्मूला बनेगा, जो एक डायग्राम हम बना लें, आई में आएगा आंसर, माइनस आएगा बीच में, फिर यहाँ पे जे में आंसर आएगा, फिर प्लस आएगा और फिर यहाँ के में आंसर आएगा। यहाँ क्या लिखना, हमें जिसका निकालना है उसको छोड़ देना है। आई का निकालना है तो आई को हम ढक लेंगे। तो बचा क्या, ये दोनों बचा, इनका तिर्यक गुणा करेंगे, इनका इसके साथ, 6 त्रिक 18, 7 पंजे 35, 18 माइनस 35। इसका देखेंगे अब जे का निकालना, तो जे को ढक लेंगे, इनका तिर्यक गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 5 दूना 10। के का निकालना तो इसको ढक लेंगे, 7 त्रिक 21 माइनस 12। 18 में से 35 जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 17 माइनस चिन्ह के साथ, माइनस 17 आई कैप, माइनस 9 में से 10, 9 माइनस 10 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस जे कैप। 21 में से 12 जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ से, 9 के कैप। इसका जवाब हो जाएगा 17 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 9 के कैप। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के आएंगे और उसको पढ़ा जाएगा।